हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एसएससी सीजीएल का जीके का सीरीज लाया हूं और मैंने पिछले 2 वीडियो इसका अपलोड कर दिया हूं। तो आज का ये तीसरा नंबर वीडियो है। तो ये तीसरा नंबर जीके का प्रैक्टिस सीरीज है। तो एसएससी सीजीएल में जितने भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं उसको फिर से इसको लाया हूँ ताकि ये तीसरा नंबर में आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकें। और ये आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले एसएससी सीजीएल एमटीएस एसएससी एचएसएल ग्रुप डी आरआरबी और भी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं तो वो सभी के लिए उपयोगी होगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और ये एसएससी जीके का सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज है। तो चलिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए आज का प्रश्न करते हैं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कब खोला? आपको बताना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहला फैक्ट्री कब खोला गया था, मतलब कहाँ स्थापित किया गया था, यह बताना है। पहला ऑप्शन है सूरत में, ऑप्शन नंबर कोच्चि में, ऑप्शन नंबर मछलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर मद्रास। तो आपको सही आंसर बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला कहाँ पे वो लोग अपना फैक्ट्री खोला था। ठीक है, तो आपको बताना सही आंसर। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मछलीपट्टनम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मछलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान की 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? आपको बताना है जो संविधान की 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची, इसको भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो इससे पहले मैं आपको बता देना, यदि आप अनुसूची से वीडियो नहीं देखे हैं, अनुच्छेद से वीडियो यदि नहीं देखे हैं और आपको लगता है कि डाउट लगता है, आपको तैयारी नहीं है, तो मेरा यूट्यूब चैनल में बलराम क्रिएटिव क्लास में वहाँ पे जाइएगा। पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें से मैंने बहुत कम समय में सिर्फ इम्पोर्टेंट जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है पीवाईक्यू, बस मैंने उसको करवाया है। यदि आप उसको कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम से पहले और कोई वीडियो या और कहीं बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना आप करके जाइएगा, उसी से क्वेश्चन आता है। तो मैंने क्योंकि सारा देखा हूँ 6-7 साल का निचोड़ का उसको अब उसमें अपलोड किया हूँ। तो प्लीज़ जाकर अनुसूची अनुच्छेद से उसको वीडियो देख लीजिएगा। बहुत छोटा वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए 1948, ऑप्शन नंबर 1951, ऑप्शन नंबर सी 1975 और ऑप्शन नंबर 1985। तो इस रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए इसका देखते हैं सही आंसर। 9वीं अनुसूची में किसको जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया था? देखिए तो सही आंसर क्या है, तो जोड़ा गया था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, और आपको बताना है कि 9वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है। आपको कमेंट में बताना है कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपको कमेंट में बताना है। हालांकि मैंने उसको पढ़ा दिया हूँ, तो आप उसको कमेंट पे जरूर बताइएगा, और नहीं देखे हैं तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में डोलोमाइट खनिज सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपको बताना है डोलोमाइट सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में उत्पादन किया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो आपको बताना है कि डोलोमाइट सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में उत्पादन किया जाता है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तो कहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो डोलोमाइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में किसी भी बिल को धन विधेयक मतलब मनी बिल में किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो आपको बताना है भारतीय जो संसद होते हैं, संसद में जो बिल को धन विधेयक के किसको द्वारा घोषित किया जाता है, आपको बताना है मनी बिल को किसके द्वारा घोषित किया जाता है। चलिए तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्रधानमंत्री, ऑप्शन में राष्ट्रपति, ऑप्शन में लोकसभा और ऑप्शन में वित्त मंत्री। तो आपको बताना है मनी बिल किसके द्वारा घोषित किया जाता है। हालांकि इसका आंसर दिख गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा लोकसभा। चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। केंद्र सरकार के खाते को कौन संचालित करता है? आपको बताना है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका जो खाता लेखा जोखा को जो उसका प्रोसेस होता है उसको देख रेख कौन करता है और उसको संचालित कौन करता है। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार, राज्य बैंक। तो आपको बताना है कि केंद्र सरकार के जो बैंक के खाते को कौन संचालित करता है या नियंत्रण करता है या उसका देखभाल करता है।
चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के द्वारा, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। आपको बताना है कमेंट में एसबीआई का कब गठन हुआ था। आप देखिएगा कमेंट में बता पाते हैं कि नहीं एसबीआई का कब गठन हुआ था, ठीक है। चलिए उसका बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ज्वार भाटा किसके कारण होता है। आपको बताना है ज्वार भाटा जो होता है किसके कारण होता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सागरीय धाराएं के कारण होता है। और ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। तो आपको बताना है ज्वार भाटा किसके कारण होता है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ज्वार भाटा किसके कारण होता है, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ने पूर्व स्वराज, क्या है, पूर्व स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेता था वह जो था वह पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कब पारित किया था, आपको भी बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 1927 में, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1929 और ऑप्शन नंबर डी 1930 में। तो पहले था 1917, ऑप्शन नंबर 1928, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर 1930। तो आपको सही आंसर बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1929, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1929 में, 1929 में। आपको ये क्वेश्चन कर देते हैं कि आप बताइएगा लाहौर अधिवेशन, अधिवेशन किसने किया था, मतलब किसने मांग रखा था, लाहौर अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था, आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन था, आपको बताना है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन जो संशोधन हुआ था कौन सा था। पहला ऑप्शन देखिए 42वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर 73वां संविधान संशोधन था। और ऑप्शन नंबर 86वां संविधान संशोधन था। तो बताना है कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा है, आपको बताना है। चलिए तो सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 42वां संविधान संशोधन। आपको बताना है 42वां संविधान किससे संबंधित है, ठीक है। यदि ये नहीं पढ़े हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटी वाला में जाइए प्ले लिस्ट में, तो मैंने इससे रिलेटेड सारा वीडियो बना दिया हूँ। तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा ताकि आप उसको आराम से कर सकेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चंद्रयान-2 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बताना है चंद्रयान-2 का मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपको सही आंसर बताना है कि उसका क्या उद्देश्य था। पहला ऑप्शन देखिए मंगल पर जीवन की खोज करना है। ऑप्शन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना था। ऑप्शन नंबर सी देखिए सौर ऊर्जा का परीक्षण करना था। और ऑप्शन में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना था। तो आपको बताना है उसका क्या उद्देश्य था। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या चंद्रमा के ध्रुवीय का अध्ययन करना था। तो चंद्रमा तो का अध्ययन क्या था, मिशन था कि चंद्रमा का ध्रुवीय दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना था उसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अफ्रीका की छत के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना अफ्रीका की छत के नाम से किसे जाना जाता है। और ये जितना भी क्वेश्चन है ना ये सारा PYQ बेस पे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। तो इसीलिए SSC CGL या MTS ग्रुप डी NTPC RRB और भी जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं स्टेट PCS IS हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रिपीट करता है। तो प्लीज़ आप ये सब क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। चलिए पहला ऑप्शन देखिए माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन में एटलस पर्वत, ऑप्शन में एथियोपियन आइलैंड्स और ऑप्शन नंबर सूडान। तो आपको बताना अफ्रीका की छत के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एथियोपियन हाईलैंड्स। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथियोपियन हाईलैंड्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप करते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है किसने महानवमी उत्सव की परंपरा शुरू की है। तो आपको बताना महानवमी जो हम लोग का नवमी पर्व मनाया जाता है दुर्गा पूजा के दौरान, तो ये वाला पर्व किसने शुरू किया था आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए चोल शासक ने किया था। ऑप्शन में विजयनगर साम्राज्य का शासक ने किया था। ऑप्शन में मौर्य साम्राज्य ने किया था। ऑप्शन में गुप्त साम्राज्य ने किया था। तब बताना है महानवमी जो है उत्सव किसने शुरुआत किया था इसका।
तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कौन किया था? विजय राज नगर के साम्राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजय साम्राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। साइमन कमीशन क्यों विवादास्पद था? बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था इसीलिए। यह एक असफल रहा इसलिए। ऑप्शन नंबर सी, यह भारत का विरोधी था इसलिए। या ऑप्शन नंबर डी, इसका नेतृत्व अंग्रेज ने किया था इसलिए। तो आपको बताना साइमन कमीशन क्यों विवाद के कारण था, मतलब उसमें विवाद क्यों उठाया गया था, तो ये बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या था? इसमें एक भी भारतीय नहीं था इसीलिए साइमन कमीशन क्या बोला? साइमन वापस जाओ। इसी को काला झंडा दिखा के इसको क्या बोला? वापस जाओ। तो इसमें एक भी भारतीय नहीं था इसीलिए पूरा क्या क्या सारा अंग्रेजी था इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा का अधिकार देता है। आपको बताना है शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। इसलिए बोलते हैं यदि अनुच्छेद से वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आसान से समझ में आ जाए। पहला ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25 में। और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 में। तो आपको बताना है शिक्षा का अधिकार किससे है, किसमें है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 का ए में। तो इसका ए में, इसी में क्या होता है? जीवन का मतलब जीवन प्राण एवं दाहिन का अधिकार है कि अनुच्छेद 21। आपको बता दें अनुच्छेद 21 और 20 ऐसा आर्टिकल है जो किसी भी हालत में कितना भी आपातकाल क्यों न लग जाए इस दोनों को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो कोई भी हालत में इसको नहीं समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बंगाल का विभाजन कब किया गया था? आपको बताना बंगाल का विभाजन कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन नंबर डी 1907 और ऑप्शन नंबर डी 1920। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था ये बताना है। तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं, कब हुआ था? 1905 में। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था तो उसको संचालन कौन कर रहा था? बंगाल विभाजन के समय कौन था लीडर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के, देख रहे हैं संविधान से कितना क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए इसको जरूर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान अनुसूची भाषा का उल्लेख किसमें है? तो भाषा के बारे में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? चौथी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर छठी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 8वीं अनुसूची में और ऑप्शन नंबर 10वीं अनुसूची में। तो आपको बताना है भाषा का किस में वर्णन किया गया है, भाषा के बारे में। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य फारसी भाषा में लिखने वाला कवि था? आपको बताना है कौन सा मुगल सम्राट फारसी भाषा में क्या कहता है? लिखने वाला कवि था, जो फारसी भाषा में लिखता था और वह कवि भी था। पहला देखिए बाबर था, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं था, ऑप्शन नंबर सी अकबर था और ऑप्शन नंबर बी डी दादा शिकाहो था। तो आपको बताना फारसी में कौन लिखता था। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या है? दादा शिकोराहो था। कौन था ये? फारसी में लिखता भी था और ये कवि भी था। ठीक है, बाकी वो सब कवि नहीं था पर ये कवि भी था इसीलिए फारसी में लिखता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का विरोध में शुरू हुआ था। आपको बताना स्वदेशी आंदोलन किसके कारण विरोध शुरू हुआ था? पहले रोलेट एक्ट के लिए, ऑप्शन में बंगाल विभाजन के लिए, ऑप्शन में साइमन कमीशन के लिए, ऑप्शन में जलियांवाला बाग के लिए। तो बताना है भारतीय जो स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ था। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको बताना है, देख रहे हैं कितना आर्टिकल से संविधान से क्वेश्चन है, तो ये जरूर आप उसको जरूर देखिएगा। इस ये सब मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो उसको जरूर देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360,
अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 368। ये सब जितना भी है ना, मैंने सारा इंपॉर्टेंट भी ट्रिक के साथ बताया हूँ, तो उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, राष्ट्रीय पदकाल। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद ए में 352 में। तो ये सब मैंने ट्रिक से उसको बताया हूँ कि कैसे होता है, याद कैसे करना है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। तो सही आंसर 352 में राष्ट्रीय पदकाल का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 19 नंबर। भारत के किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? तो आपको बताना है अजंता की गुफाएं कौन सा राज्य में है। पहला ऑप्शन देखिए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो बताइए अजंता की गुफाएं कौन सा राज्य में है। तो ये तो इजी है, चलिए देख लेते हैं सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किसने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की? आपको बताना है दीन इलाही का धर्म किसने शुरुआत की। पहला ऑप्शन बाबर, ऑप्शन नंबर अंगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब और ऑप्शन नंबर शाहजहां। तो बताना दीन इलाही किसने शुरू की थी। चलिए तो सही आंसर इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी अकबर। तो दीन इलाही किसने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आप थोड़ा इकोनॉमिक्स से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएसपी बोला जाता है, इसका निर्धारण कौन करता है। तो बताइए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। पहला ऑप्शन नीति आयोग करता है। क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो इसका एमएसपी। आप बताइए एनएसपी का निर्धारण कौन करता है। नीति आयोग, ऑप्शन में कृषि मंत्रालय, ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन में कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो आपको बताना एमएसपी किसके द्वारा नियंत्रण किया गया था, कौन लागू करता है। चलिए सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कौन करता है, एमएसपी को लागू करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। भारत में नोटों की छपाई कहाँ की जाती है। तो आपको बताना है, कहीं देखो सिक्का का भी छपाई होता है, नोटों की छपाई। तो आपको बताना नोट की छपाई कौन सा राज्य में किया जाता है। पहला देखिए नागपुर और नासिक में, ऑप्शन नासिक और देवास में, बेंगलुरु और कोलकाता में और ऑप्शन में हैदराबाद और नागपुर में। तो बताइए नोटों की छपाई कहाँ की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, नासिक और देवास में नोटों की छपाई की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन देखिए औद्योगिकरण करना था, ऑप्शन नंबर कृषि का विकास करना था, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का उत्पादन करना था, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा करना था। तो आपको बताना है कि इसका क्या उद्देश्य था, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। आप बताइएगा पहली पंचवर्षीय योजना कब आया था। ठीक है, कमेंट पे आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आया था और इसका क्या उद्देश्य था। तो चलिए इसका क्या उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि का विकास करना। तो इसका क्या उद्देश्य था, कृषि का विकास करना। ठीक है, अब पहली पंचवर्षीय योजना जो था आया था और वो किसके द्वारा लाया गया, तो वो भी बताइएगा। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा कर भारत में अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। तो आप बताएं इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट पे करते हैं। आयकर, ऑप्शन में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी बोला जाता है जिसे, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर डी लाभांश कर। तो आपको बताना है इनडायरेक्ट कर कौन सा होता है, इंग्लिश में होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कर बताना है। तो चलिए क्या हो जाएगा सही आंसर इसका देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीएसटी। जीएसटी जो होता है हम लोग इनडायरेक्ट करते थे, इसमें डायरेक्ट जैसे कोई भी वस्तु वस्तु कुछ खरीदते हैं जीएसटी पे कर देते हैं। तो मतलब बुक बुक उक लिए या कॉपी किताब लिए तो उसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट सरकार को नहीं पे करते हैं, डायरेक्ट उसके लिए पे कर देते हैं, तो ये इनडायरेक्ट पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सकल घरेलू उत्पादन, इसको बोलता है इंग्लिश में जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का में कृषि का क्या कितना लाभ, मतलब लगभग कितना है। जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है ये पूछा गया है। तो जीडीपी में कितना योगदान है। पहला ऑप्शन 10%, ऑप्शन नंबर बी 18%, ऑप्शन नंबर 25%, ऑप्शन नंबर 40%। तो जीडीपी का कितना योगदान है तो वो बताना है।
तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18%। तो क्या है जीडीपी का 18% योगदान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीडीपी का 18% योगदान है। चलिए आप साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन करते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या पूछा जाता है। तो देखना सीजीएल में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर इसको एग्जाम से पहले जरूर कीजिएगा, और ये सारा PYQ बेस पे है, तो इसको जरूर आप कीजिएगा। चलिए कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? पहला ऑप्शन डी विटामिन सी, ऑप्शन में विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। सी में है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी में विटामिन के। तो बताइए विटामिन कौन सा जल में घुलनशील है, बताना है, मतलब वसा में घुलनशील बोला है, वसा में। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा विटामिन डी, वसा में घुलनशील। तो देखिए दो प्रकार के विटामिन से क्वेश्चन पूछा, एक बार जल में घुलनशील, एक वसा में। तो देखिए जल के लिए क्या याद कर सकते हैं, जल के लिए क्या याद करें, गाय भैंस पानी में। इसका ट्रिक होता है, ट्रिक है क्या है, गाय भैंस पानी में, पानी में। देखिए कैसे याद करिए, गाय भैंस पानी में, तो पानी में गाय भैंस पानी में, तो कौन सा बी और सी, बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील है। अब बाकी जो बच गया बी सी छोड़ के जो बच गया वो वसा में घुलनशील। तो डायरेक्ट याद कर, जल में घुलनशील दो सौ याद, गाय भैंस पानी में, तो बी और सी, बस ये दोनों याद रखे, बी सी पानी के लिए और कुछ नहीं। ये तो याद रहेगा, बाकी जो बचेगा वो वसा में घुलनशील। तो देखिए बी और सी छोड़ के देखिए विटामिन डी, बी विटामिन डी देखिए वसा में, बाकी बी हो गया, ये तो नहीं होगा, सी होगा नहीं होगा, विटामिन के ये तो थक्का जमाने का काम करता है, ये भी नहीं होगा, इसलिए याद होगा। तो याद करने का गाय भैंस पानी में याद हो जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्वनि की तीव्रता किसकी इकाई मापी जाती है? आपको बताना है ध्वनि की तीव्रता मतलब इकाई मापा जाता है, किस में मापते हैं? ऑप्शन में केल्विन में, ऑप्शन में डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज में, और ऑप्शन नंबर डी पास्कल में। तो आपको बताना है ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है। चलिए सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं, ऑप्शन में भी डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 28 नंबर। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डीएनए की संरचना किसने खोजा था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन में मेंडल ने, ऑप्शन में फ्रेडरिक सेंगर ने, और ऑप्शन में एडवर्ड जेनर ने। तो डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था ये बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाटसन और क्रिक। तो डीएनए की खोज कौन किया था, ऑप्शन नंबर है वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। अब अंतिम प्रश्न आया, आज का 30 ही प्रश्न लिए हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए हैं। चलिए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। पहला ऑप्शन देखिए थोराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर यकृत, इसको लीवर बोला जाता है, और ऑप्शन से अग्नाशय ग्रंथि, और ऑप्शन नंबर अधोवृक्क ग्रंथि। तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पहले देख लीजिए। चलिए तो सही आंसर क्या होगा लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है लीवर। तो ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर है, ठीक है, इसी को यकृत बोला जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, ओजोन परत किसके बनी है, आपको बताना ओजोन परत किससे बनी हुई है। पहला ऑप्शन दिया ऑक्सीजन से, ऑप्शन बी नाइट्रोजन से, ऑप्शन बी ओजोन से, और ऑप्शन बी हाइड्रोजन से। तो आपको बताना ओजोन परत किससे बनी हुई है। चलिए सही आंसर देख लेते हैं, क्या बनी है ओजोन परत ओजोन से ही बनी हुई है, ठीक है, ओजोन परत ओजोन से बनी है। तो ठीक है, आपको कैसा लगा, यदि आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9955547856, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए और ज़्यादा आपको नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट 4 में, नेक्स्ट 4 में मिलेंगे, और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीवाई की सीरीज है, तो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।